discuss another important topic for BPSC 70th mains and the topic is inner party democracy. हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दिस टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग रिलेवेंसी बना हुआ है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. जैसे हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ा, वन नेशन वन इलेक्शंस पढ़ा, वैसे दिस टॉपिक हैव स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस फॉर एग्जामिनेशन. अब इनर पार्टी हम डेमोक्रेसी चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट समझिए. आपको पता है भारत में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है एंड इंडिया हैविंग 6 नेशनल पार्टीज, अराउंड 58 स्टेट पार्टीज. तो इतने पार्टीज हैं और जहां पे हम डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा वोकल रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टीज के लिए भी कि पार्टी में भी तो डेमोक्रेसी होना चाहिए. जितना स्ट्रांग पार्टी में डेमोक्रेसी होगा उतना स्ट्रांग हमारे जो ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे होगा वहाँ भी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगा. फॉर दैट रीजन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मोर इन्फ्लुएंस कि हम डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रांग बनाएं. अब इसको लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्टी में डेमोक्रेसी होना चाहिए. पर उनके पास इतना ऑथोरिटी नहीं है कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन है, कमिटीज है, उसमें वो दखल दे सके. फॉर दैट रीजन एक ऐसा कंसेंसस बनाना होगा पार्टीज में भी कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी हो, इनर पार्टी डेमोक्रेसी हो. फॉर दैट रीजन ऑल्सो दिस इनर पार्टी डेमोक्रेसी ऑलवेज इन न्यूज़. कुछ एग्जाम्पल से समझिए. जैसे आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट पार्टी है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला कि उनके जो टॉप लीडर हैं, पर्टिकुलर मैं लीडर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लीडर जब तक जीवित रहेंगे वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे. इसका मतलब वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है. वहां पे जब भी कोई लीडर नया लीडर चुनकर नहीं आ सकता. जब नया लीडर चुनकर नहीं आएगा इट मीन्स सो कि वहां पे एक डिक्टेटरशिप है. तो फॉर दैट रीजन कि उस पार्टी में जब डेमोक्रेसी नहीं है तो वो कैसे डेमोक्रेसी अपने स्टेट में या पूरे इंडिया में डेमोक्रेसी का झंडा लेकर आगे चल सकते हैं. तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर हमेशा ये न्यूज़ में रहता है. तो अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है पहले ये समझिए. इनर पार्टी डेमोक्रेसी मीन्स internal arrangement, structure and coordination of political parties with consonance of democratic principles. तो ये बेसिक consonance of democratic प्रिंसिपल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए पार्टीज में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अब हम जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वी हैव ऑलरेडी नो कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के. जैसे इक्वालिटी की हम बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं. तो दिस ऑल आर द सैलेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. बहुत सारे कमिटीज ने कमीशन ने ये बात स्ट्रांगली बोला है कि नो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैन बी इफेक्टिव when there is no inner party democracy. जब तक पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हम इतने ला रहे हैं, जितना हम उस पर जितना चर्चा कर रहे हैं उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता. फॉर दैट रीजन द इनर पार्टी डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इन न्यूज. नाउ वी मूव द इंपॉर्टेंट सेगमेंट, द नीड ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी. इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन. हम क्यों बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की? क्योंकि दिस डिसेंट्रलाइजेशन विल लिमिट द ऑथोरिटी ऑफ टॉप लीडर. आपको पता है बहुत ऐसी पार्टीज है भारत में जहां पे सिर्फ जो टॉप लीडर विल डिसाइड कि क्या होने वाला है, when who will become the महासचिव या कोई भी पार्टी के पोस्ट को कौन होल्ड करेगा, ये सब जो उनके टॉप लीडर होते हैं या जो सिंगल लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं. तो जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं लाइएगा, लिमिट नहीं कीजिएगा,
बाकी लोगों को आगे नहीं आने दीजिएगा, तब तक पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। एंड दिस डिसेंट्रलाइजेशन विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी पर्टिकुलर इन देयर पार्टी अल्सो। तो हम हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद नहीं होना चाहिए पार्टी में। जिस पार्टी में परिवारवाद है वो कैसे डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़ेगा? जब उनके पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं तो वो पर्टिकुलर किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं और काउंटर करना चाहते हैं। और ये हम देखे भी हैं, बहुत सारे स्टेट पार्टीज है और यहाँ तक नेशनल पार्टीज में भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस विल हैम्पर द इफेक्टिव ग्रोथ और अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो जो इसमें पहला था डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन, हमें पता है कि अगर हम पार्टी में डेमोक्रेसी लाएंगे, दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन। तो नीड हम आईपीडी पढ़ रहे हैं, मतलब इनर पार्टी डेमोक्रेसी का क्या जरूरत है। तो पहला डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन। पार्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमें कोई भी सीट्स जीतना। अब कैसे जीते? मनी से, मसल पावर से, यही मायने रखता। बस जीतना, विनेबिलिटी को लेकर ज्यादा बातचीत की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि हम कैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाएं, कैसे रियल डेमोक्रेसी लाएं, कैसे जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको कैसे ऊपर लेकर आए। बस जो मेन मोटो किसी भी पार्टी के लिए होता है विनेबिलिटी को लेकर, और जहां पे वो किसी भी तरीके से जो टूल्स यूज करके वो सीट जीतना चाहते हैं, पार्टी पावर में आना चाहती है। तो इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, जिसके लिए हमें पहले उनके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, हम उनके कोऑर्डिनेशन को चेंज करना होगा। फॉर दैट रीजन सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म से सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन नहीं हट सकता, या कोई इंपॉर्टेंट एक्ट से क्रिमिनलाइजेशन नहीं हट सकता। इन द लास्ट जो सीट्स, जो टिकट दिया जाता है पार्टी किसी भी कैंडिडेट को, उसको पहले स्क्रूटनिंग करना पड़ेगा। उस स्क्रूटनिंग को कैसे किया जाएगा? उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होने चाहिए कि यहाँ ये पॉइंट्स होने चाहिए, उन्हीं को हम टिकट देंगे। तो ये सब जो टूल्स एंड प्रोसीजर जब यूज किया जाएगा, देन वी कैन से वी विल प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दूसरा, यूथ पार्टिसिपेशन। The third one is the youth participation. Fourth, transparency. Fifth one, free flow of information. So these all are the important need of इनर पार्टी डेमोक्रेसी। यूथ पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते हैं जो टॉप लीडर्स है, दे हैव सम एज फैक्टर, जो एज बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये माना जा सकता है, ठीक है, ये सही बात है कि एक्सपीरियंस जो है पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूथ का पार्टिसिपेशन को आप ब्लॉक कर दें। तो ये जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी पार्टी में, वहाँ पे यूथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जिनका परिवार पॉलिटिक्स में नहीं है, वो भी नहीं आ पाएंगे। तो दे यूथ पार्टिसिपेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इनर पार्टी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। हर पार्टी में हम देखते हैं कोई कोर कमिटीज होता है, कोई इलेक्शन कमिटीज होते हैं, दे विल डिसाइड। तो जब तक पार्टी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, वो गवर्नेंस में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन जो हमें जो बेसिक ग्रास रूट पे काम करना होगा, तो वो पहले पार्टी में काम करना होगा। तो पार्टी में भी ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। फॉर दैट रीजन इनर पार्टी डेमोक्रेसी वेयर ट्रांसपेरेंसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आप हमेशा देखते हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, वहाँ ये देखा जाता है बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो उनके टॉप लीडर्स है, वो बोलते उनसे नहीं मिल पाते हैं। जो नीचे वर्ग के जो लीडर्स होते हैं, या जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, या उनके कार्यकर्ता होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो टॉप लीडर से नहीं मिल पाते हैं और उनके पास सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहां हमें जरूरत है इनर पार्टी डेमोक्रेसी लाने के लिए। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग
नीड ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट रीजंस। क्या कारण है जिसके कारण इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है, या पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो रही? जो सबसे बड़ा कोर इंपॉर्टेंट इश्यूज बना हुआ है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हर पार्टी में जो कोर प्रॉब्लम बना हुआ है स्ट्रक्चर को लेकर, जब तक हम स्ट्रक्चर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, सही तरीके से पार्टिसिपेशन नीचे वर्ग के लोग हो या एक तरीके से डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे, तब तक पार्टी में डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पा सकता। और वो तभी हो सकता है जब हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करें फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे जो कारण बना हुआ है कि देयर इज नो सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी इन इनर पार्टी, जिसका पहला कोर कारण है स्ट्रक्चर। दूसरा, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। ये हमेशा न्यूज में रहता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जिसको हम परिवारवाद भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रीजनल पार्टीज हो, स्टेट पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, आप देखे होंगे पिताजी से पहले उनके पिताजी थे। एक एग्जाम्पल हम मानकर चलते हैं, गांधी परिवार तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डायनेस्टी पॉलिटिक्स। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनसे आगे कोई लोग सोच ही नहीं पाते। तो हमेशा कांग्रेस में ये बना रहता है कि कौन लीड करेगा, तो गांधी परिवार ही हमेशा लीड करते हैं। अब ये चीज़ चेंज हुआ है, जो हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 and 2 years में कि कोई नए प्रेसिडेंट वहाँ बनकर आए। तो एक मार्केट में एक चीज़ बना हुआ है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स जब तक रहेगा पार्टी में, वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर सही से ग्रोथ नहीं हो सकता। तो दिस ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, नो लॉ। नो लॉ रिगार्डिंग दिस, नो लॉ रिगार्डिंग दिस। आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना भारत के संविधान में पार्टीज को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन है, ना पार्टीज टर्म यूज भी किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होंगे, उनका वर्किंग कल्चर कैसा होगा, डेमोक्रेसी को लेकर क्या बातचीत हो। कहीं भी संविधान में ये चीज नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी 1951 में भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के गाइडलाइंस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, उनके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। सेक्शन 29 में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रजिस्टर होगी इन आरपीए एक्ट, उनके बारे में बोला गया है। तो जो जब तक हम कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं लाएंगे, तब तक ये दिक्कत हमेशा बना रहेगा। तो रीजन जो बना हुआ है कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं सेटअप हो पा रहा है पार्टीज में, उसके दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो लॉ रिगार्डिंग दिस, पहला डायनेस्टी पॉलिटिक्स, structural, and the next one the political will. Political will is the one of the important factor reason जहां जिसके कारण इनर पार्टी डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाती। तो पॉलिटिकल पार्टी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे पूछेगा भी कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट बैरियर है, जो सबसे बड़ा जो रुकावट है, रोड ब्लॉक है, वो क्या? वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है इनर पार्टी डेमोक्रेसी की। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी सेटअप नहीं है, जिसके कारण जो हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो रियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो सेटअप नहीं हो पाता। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रीजंस जो हमने समझा, स्ट्रक्चरल, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, नो लॉ रिगार्डिंग दिस, एंड पॉलिटिकल विल, जिसमें नो लॉ का मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशन में और ना आरपीए एक्ट 1951 में कुछ नहीं कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, द सजेशंस। लेकिन इस चीज को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कमीशंस, कोई ना कोई कमीशंस हो, ना कोई कमिटीज हो, कुछ ना कुछ रेकमेंड, कुछ ना कुछ सजेशन देखती है। जो मैंने शुरुआती दौर में बोला कि देयर विल बी नो इफेक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अनटिल देयर इज डेमोक्रेसी इन पार्टी। तो पार्टी में जब तक डेमोक्रेसी नहीं सेटअप होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कोई मायने नहीं है। तो फॉर दैट रीजन देयर आर सो मेनी कमिटीज एंड कमीशंस हु हैव सजेस्टेड एंड प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इन पार्टी। तो पहला जब हम कमिटीज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कमिटी हैं जिस चीज को लेकर उन्होंने रिकमेंड किया। तो पहला कारकुंडे कमीशन और कमिटी वी कैन से, दूसरा
दिनेश गोस्वामी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर उन्होंने बोला था, जो हमने पढ़ चुके हैं हम पहले प्रीवियस लेक्चर में। इंद्रजीत गुप्ता, इथिक्स के बारे में उन्होंने बोला, इथिक्स इन गवर्नेंस। दिस ऑल इंपॉर्टेंट कमिटी जिन्होंने रेकमेंड किया है, सजेशन दिया है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है, जैसे लॉ कमीशन, लॉ कमीशन ऑन ऑफ 255th रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर सजेशन दिए गए हैं। एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी सजेशन दिए गए, रिकमेंडेशंस दिए गए रिगार्डिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सजेशन। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सजेशंस भी लिखने की, ये भी फैक्टर्स है, ये सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, जहां हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात की गई है या लाया जा सकता। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू कवर इन दिस इनर पार्टी डेमोक्रेसी। एंड द लास्ट वन इज इन दिस इनर पार्टी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इंपॉर्टेंस बात करें इनर पार्टी डेमोक्रेसी का, तो सबसे कोर इंपॉर्टेंस की बात हो गई इफेक्टिव डेमोक्रेसी। इफेक्टिव डेमोक्रेसी। दूसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी जस्टिस की बात की गई है, एंड वेयर पॉलिटिकल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पॉलिटिकल जस्टिस वी कैन अचीव थ्रू इनर पार्टी डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, free and fair elections. These all are the important areas we have to understand in this इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ये छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहा। तो वी हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इंटरनल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन। सेकंड, व्हाट आर द व्हाई दिस द नीड, व्हाई नीड ऑफ Why need of inner party democracy? हमने डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन टू प्रिवेंट यूथ पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड द रीजंस, क्या क्या फैक्ट रीजंस हैं जिसके कारण इनर पार्टी डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पा रहा। स्ट्रक्चरल, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, नो लॉ रिगार्डिंग दिस पॉलिटिकल विल। Then we move to the suggestions committee, law commissions and national commission to review working of constitution. These all are the important. And in last, the importance we have already understand, effective democracy, political justice and free and fair election. So this is very important topic. Now we move to important question. ये मेंस को लेकर है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में चीफ इलेक्शन कमीशन एक्ट पढ़ा था, उसको लेकर मेंस का क्वेश्चन, इसको आप लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछा गया एक्ट को लेकर, उसके चैलेंजेस को लेकर, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लेकर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। हमने एक एक पॉइंट को समझा है रिगार्डिंग सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी, कैसे रिमूवल होगा, कैसे सैलरी को लेकर डिस्कशंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बातचीत हुई थी, हमने सारे चीज़ समझा हुआ है। तो जब क्वेश्चन आएंगे मेंस में तो कभी कभी डायरेक्टली आएंगे, तो इतना नहीं कि हार्ड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें, कुछ बेसिक मीडियम टाइप के क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे तो आपको और समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेगा, आपके आंसर राइटिंग को और एक तरीके से इन्हांस करेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई टू राइट विथ गुड पॉइंट्स, गुड कंटेंट जो हमने डिस्कस किया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, द हेट स्पीच, और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है करंट में। ओके, तब तक आप आराम से पढ़िए, मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा लिखिए, जो भी हमने सेक्शंस कवर किए उसके पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको भी लिखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।